ये है रेन वायरस स्टोरी का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं कहानी की आगे की तरफ। मार्टिन ने उस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया था। वो अभी भी उस घर में मीट के सोर्स के बारे में पता लगा रहा था। आज जब वो नीचे उस कमरे में जाता है जहां मीट काटा जाता था तो शुरुआत में सब उसे नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पास रखे फ्रीजर को देखता है तो उसमें उसे एक मरे हुए इंसान की टंगी हुई डेड बॉडी दिखती है। ये देखकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में ऊपर जाने लगता है। ऊपर सेरेमनी में खाना खाने के बाद सबके सामने एक एक एनवेलप रखा गया था। ये देखकर सिमोन और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी एलेक्स बताता है कि जिसके एनवेलप से फ्लावर निकलेगा उसे अपनी बॉडी बाकी सबको खाने के लिए देनी पड़ेगी। मतलब कि इतने समय से जो मीट सब खा रहे थे वो इंसान का मीट था, और हर महीने सेरेमनी में जिसके पास भी फ्लावर आ जाता था वो खुशी खुशी खुद को सैक्रिफाइस कर देता था ताकि बाकी लोग बच सके। ये सुनकर सिमोन और उसके दोस्त डर जाते हैं, पहले उल्टियां करते हैं और फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सेरेमनी पूरी होने से पहले कोई नहीं जा सकता। डरते हुए सिमोन और रैस्मस अपना अपना एनवेलप खोलते हैं। दोनों खाली थे, मतलब वो दोनों सेफ थे, लेकिन फ्लावर लिया के पास निकलता है। अब लिया को मारकर उसकी बॉडी सबको खिलाई जाने वाली थी। तभी नीचे से मार्टिन आता है और एलेक्स के मुंह पे जोर का मुक्का मारता है, लेकिन पीछे से हेडी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे मार्टिन रुक जाता है। एलेक्स कहता है कि उसके पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहां के लोग जानते थे कि किसी भी दिन उनका नंबर आ सकता है, इसीलिए वो आपस में इतने अच्छे से रहते थे। लिया को बचाने के लिए कैरन बीच में आकर फ्लावर को खुद ले लेती है, क्योंकि वो लिया को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी और नहीं चाहती थी कि वो मरे। वो खुद सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। लिया रोने लगती है, लेकिन कैरन उसे जाने को कहती है। उधर मार्टिन और उसके साथी वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले सिमोन हेडी से फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। तब हेडी बताता है कि वो खुद फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और दुनिया की बर्बादी में उसका भी हाथ है। ये सुनकर सिमोन और बाकी लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हेडी एलेक्स को भी वहां से निकाल देता है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहता था। अब जंगल में मार्टिन और बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आगे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तभी हेडी वहां पहुंच जाता है, बहुत गुस्से में। वो बताता है कि वो सिरिंज रैस्मस को किसी खास वजह से देना चाहता था। सब हैरान रह जाते हैं। अचानक हेडी खुद पर ही वो सिरिंज लगा लेता है। सिरिंज में वही रेन वायरस था। हेडी इन्फेक्टेड हो जाता है। मार्टिन तुरंत उसको शूट कर देता है। सबको समझ नहीं आता कि फ्रेडरिक की कंपनी ने इतना ज्यादा वायरस क्यों बनाया था। ऐसे ही सोचते हुए सब सो जाते हैं। सुबह होने पर वो एक पास के शेड में बैठकर ये सोचते हैं कि क्वारंटाइन वॉल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैप देखकर मार्टिन कहता है कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। वो कहता है कि उन्हें बंकर से थोड़ा सा सामान ले आना चाहिए था। सिमोन भी मान जाती है, लेकिन रैस्मस कहता है कि वो नहीं जाएगा, उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो बीटी को भी अपने साथ रोक लेता है। तब मार्टिन, पैट्रिक, लियो और सिमोन बंकर की ओर निकलते हैं। रास्ते में मार्टिन सिर्फ सिमोन से बात करता है, जिससे पैट्रिक को बुरा लगता है, क्योंकि 6 साल से मार्टिन हमेशा उसी के साथ रहता था, लेकिन अब सिमोन के आने से वो उससे दूर हो गया था। थोड़ी देर में वे बंकर पहुंचते हैं। अंदर देखकर समझ आता है कि अभी अभी कोई यहाँ से गया है। मार्टिन कहता है कि जल्दी से खाने पीने का सामान पैक करो। वो खुद आसपास चेक करता है। उसे एक ड्रॉअर में कई सारे कीचेन्स और ग्लासेस मिलते हैं। वो हैरान हो जाता है। उधर पैट्रिक को एक टैबलेट मिलती है। उसमें मौजूद वीडियोस देखकर वो डर जाता है। उनमें कई लोग दिखाई देते हैं जिन्हें डॉक्टर पकड़कर उन पर टेस्ट कर रहे थे ताकि वायरस का एंटीडोट बनाया जा सके। वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर गाइड कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सिमोन का पिता था। ये देखकर सिमोन का दिल टूट जाता है। अब सबको समझ आता है कि ये बंकर्स हंटर्स के हैं, जो लोगों को पकड़कर फ्रेडरिक की कंपनी भेजते थे ताकि उन पर टेस्ट किए जा सके। पैट्रिक फ्रेडरिक के बारे में गलत बातें बोलने लगता है। मार्टिन उसे शांत करता है और कहता है कि जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम भी टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। वे बाहर निकलती ही हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वे मजबूरन बंकर के अंदर वापस चले जाते हैं। उन्हें पता था कि बारिश में हंटर्स अपने बंकर से बाहर नहीं आएंगे, इसीलिए वो अभी सेफ थे। सिमोन अभी भी दुखी थी, इसीलिए वो गेट पर ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक दारू लेके आता है। खालीपन महसूस करते हुए कहता है कि टीम में उसकी कोई परवाह नहीं करता। इतना कहकर वो बारिश की ओर चलता है। सिमोन उसे रोकती है और समझाती है कि उसकी जरूरत है, लेकिन पैट्रिक, जो सिमोन से जल रहा था, अचानक उसे बारिश में धक्का दे देता है। सिमोन का मूड और खराब हो जाता है। तभी मार्टिन और लिया बाहर आते हैं। मार्टिन जब सिमोन को बारिश में भीगते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि अब सिमोन इन्फेक्टेड होने वाली है। पैट्रिक लगातार कहता है कि सिमोन को शूट कर दो, लेकिन मार्टिन, जो अब सिमोन को पसंद करने लगा था, उसे शूट नहीं कर पाता। तभी लिया खुद भी सिमोन के पास चली जाती है, जिससे वो भी बारिश में भीग गए, क्योंकि जब से सिमोन उनकी टीम में आई थी उसने सबकी बहुत मदद की थी और कोई भी उसे इन्फेक्ट नहीं होने देना चाहता था। अब पैट्रिक के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा मौका था। वो मार्टिन से कहने लगा कि सिमोन के साथ साथ लिया को भी मार दो, लेकिन लिया को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से उनकी टीम को कम से कम सब कुछ मिलकर ही फेस करना चाहिए था। इसीलिए मार्टिन गुस्सा होकर पैट्रिक को धक्का देकर साइड कर देता है और लिया सिमोन को उठाकर क्वारंटाइन एरिया के अंदर ले जाती है।
इसके बाद कहानी थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली जाती है, जब दुनिया नॉर्मल थी और पैट्रिक काम करता था, मगर वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। उसके घर वाले भी उससे परेशान हो चुके थे, इसीलिए उसके डैड ने उसे एक कार गिफ्ट करके कहा कि वो दुनिया घूमने निकल जाए और कभी वापस घर ना आए। उस समय पैट्रिक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वो अपनी कार में बीच पर बैठकर गांजा पीते पीते सो गया और तभी अचानक बारिश हुई, वही इन्फेक्टेड बारिश, जिससे बीच पर मौजूद सारे लोग मर गए, लेकिन पैट्रिक बच गया। तब से वो अकेला रह रहा था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई। मार्टिन से बात करके उसे अच्छा लगा और तभी से वो 6 साल से उसके साथ था। मार्टिन भी मोस्टली ज्यादातर उसी की सुनता था, जब तक कि सिमोन टीम में नहीं आई थी। अब वापस प्रेजेंट टाइम में आइसोलेटेड रूम में लिया और सिमोन दोनों बहुत परेशान थी। बाहर मार्टिन भी काफी तनाव में था। वहीं सिमोन को रैस्मस की टेंशन लग रही थी, लेकिन रैस्मस तो बड़ा मस्त था। उसने जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाया था ताकि बीटी उसके पास रहे, क्योंकि बीटी उसे बहुत पसंद थी। दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आने लगे और जैसे ही वे दोनों किस करने ही वाले थे, तभी शेड की छत से एक बारिश की बूंद बीटी के चेहरे पर गिर गई। बीटी और रैस्मस दोनों डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन रैस्मस बीटी को बहुत पसंद करता था और किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने फैसला किया कि अगर कुछ होगा तो वो भी उसी के साथ मरेगा। इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट भी हो गया। काफी घंटे बीत गए और दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद बारिश में अब इन्फेक्शन नहीं है। वे खुशी होकर वहीं सो गए। अगली सुबह जब रैस्मस की आंख खुलती है तो देखते हैं कि एक डॉग बीटी के चेहरे को चाट रहा है। वो डॉग को हटाता है, लेकिन जैसी बीटी को देखता है वो तो इन्फेक्शन की वजह से मर चुकी थी। ये देखकर रैस्मस के तो होश उड़ जाते। वो बीटी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। इधर लिया और सिमोन को भी एहसास होता है कि उन्हें भी बारिश में भीगने से कुछ नहीं हुआ। इससे वे बहुत खुश हो जाते हैं। मार्टिन भी बारिश में जाता है और जब उसे कुछ नहीं होता तो वो लिया और सिमोन के साथ बारिश में ही झूमने लगता है। तभी उसे याद आता है कि पैट्रिक ने जानबूझकर सिमोन को मारने की कोशिश की थी, तो वो गुस्से में पैट्रिक को टीम से निकाल देता है। इस देखकर सिमोन को अच्छा नहीं लगता। पैट्रिक अपना सामान उठाता और उस स्टेट वाले शेड की ओर वापस चला जाता है, जहां रैस्मस बीटी की बॉडी लेकर बैठा हुआ था। जब पैट्रिक बीटी को इन्फेक्टेड हालत में पड़े हुए देखता तो वो डर जाता है और जब रैस्मस उसकी ओर आता है तो पैट्रिक डर के मारे भागकर कहीं गिरते पड़ते छिप जाता है। वहीं रैस्मस बीटी की बॉडी उठाकर बंकर की ओर आता है ताकि सिमोन की मदद से वो पता लगा सके कि बीटी की मौत कैसे हुई। उधर सिमोन, मार्टिन और लिया खाने पीने का सामान बैग में भर रहे थे कि तभी बाहर से रैस्मस की चिल्लाने की आवाज आती है। वे बाहर भागते हैं और जब बीटी की डेड बॉडी देखते हैं तो सब शॉक में आ जाते हैं। सिमोन को अब डर लग रहा था कि कहीं रैस्मस भी इन्फेक्टेड ना हो गया। वो उसे आइसोलेटेड रूम में ले जाती है और खुद सूट पहनकर अंदर जाती है। वो रैस्मस को कहती है कि बीटी से दूर रहो ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, लेकिन रैस्मस उसकी बात सुनता ही नहीं है। मजबूरन सिमोन वहां से बाहर चली जाती है। अब इसके बाद जब रैस्मस के पास कोई भी नहीं था और वो काफी देर तक रो चुका था, तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि असल में सुबह बीटी के पास जो डॉग था उसी की वजह से वो इन्फेक्टेड हुई थी। इस बात से वो और ज्यादा टूट गया और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसी के लिए वो एक वॉकी टॉकी लेकर थोड़ी दूर चला गया, लेकिन तभी अचानक उसके वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज आती है। दूसरी तरफ फेडरिक की कंपनी में काम करने वाला एक हंटर था। उससे बात करके रेशमस को पता चलता है कि उस हंटर की टीम ने पैट्रिक को पकड़ लिया है और वो लोग बाकी सभी को भी पकड़ना चाहते हैं ताकि उन सबको टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर उसी कंपनी में भेज सके। लेकिन अभी रेशमस उसे यही बताता है कि वो अकेला है। वहीं दूसरी तरफ हंटर पैट्रिक से उसके बाकी साथियों की लोकेशन पूछ रहा था। पहले तो पैट्रिक कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हंटर उसका एक दांत तोड़ देता है तो वो बताता है कि वे सब एक बंकर में छिपे हुए हैं। ये सब बताते ही फिर से संपर्क रेशमस की वॉकी टॉकी पर आता है। क्योंकि रेशमस मरना चाहता था, वो खुद ही हंटर्स को अपनी लोकेशन बताकर उन्हें वहीं आने को कह देता है। अब इन हंटर्स को भी ये काम पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी उन्हें एक ड्रिंक दी गई थी। उसमें एक चिप थी और अगर वे कंपनी से धोखा करने की कोशिश करते तो ये चिप उनके शरीर में फट जाती और उसी वक्त रेन वायरस उनके अंदर फैलकर उन्हें मार देता। इसलिए उन्हें मजबूरी में कंपनी का हर आदेश मानना पड़ता था। अब पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से रेशमस को बीटी के कारण इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो ये बात हंटर को बताता है और हंटर को समझ आता है कि रेशमस शायद वायरस से इम्यून है। अगर ऐसा है तो उसके खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है और इससे हंटर को भी कंपनी के कंट्रोल से आजादी मिल सकती थी। इसलिए वे सब रेशमस को पकड़ने उसके बताए लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। उधर बंकर में अब तक सिमोन और बाकी सबको भी पता चल गया था कि रेशमस वहां से जा चुका है। सिमोन परेशान हो गई और ड्रोन से आसपास का एरिया देखने लगी। तभी उसे 4 लोग किसी को घेरते दिखे। वो रेशमस ही था जिसे हंटर्स ने पकड़ लिया था। सिमोन जानती थी कि हंटर्स रेशमस को नहीं मारेंगे, इसलिए वो मार्टिन और लिया को बताती है और फिर वे सब एक प्लान बनाते हैं रेशमस को बचाने के लिए। अगले दिन मार्टिन हंटर्स में से एक आदमी को पकड़ लेता है।
फिर उसी वॉकी टॉकी से वो हंटर से बात करता है और एक डील रखता है। दोनों टीम एक जगह मिलकर अपने अपने बंदों को एक्सचेंज करेंगे। हंटर मजबूरी में ये मान जाता है, लेकिन उसकी असली योजना सिमोन, मार्टिन और लिया तीनों को पकड़ने की थी। पर जब वे मिलते हैं, सिमोन हंटर के साथी के गले पर इन्फेक्शन वाली सिरिंज लगा देती है। यानी अगर हंटर कोई चालाकी करता तो सिमोन उसके साथी को इन्फेक्ट कर देती। इसलिए हंटर को सब नॉर्मल तरीके से करना पड़ा। लेकिन तभी अचानक रेशमस इतना टूट चुका था कि सिमोन उसे समझा रही थी और उसी दौरान वो सिमोन के हाथ से वही सिरिंज छीनकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है। सब डर जाते हैं। रेशमस जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से बिल्कुल ठीक खड़ा हो जाता है। अब सबको साफ समझ आ जाता है रेशमस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। वो इस वायरस से पूरी तरह इम्यून है। हंटर सिमोन को सारी मजबूरी बताता है और क्योंकि रेशमस के खून से एंटीडोट बन सकता था, सिमोन फैसला करती है कि रेशमस को कंपनी तक लेकर जाए ताकि पूरी धरती को फिर से ठीक किया जा सके। मार्टिन का गुस्सा भी पैट्रिक पर खत्म हो जाता है और वो फिर से उसे टीम में ले लेता है। अब वे सब कंपनी की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते समय वही हंटर जो कैद में था रेशमस के माथे को चूमता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा देश बच सकता था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पीछे से वही हंटर अचानक वायरस से इन्फेक्ट होकर मर जाता है। इसका मतलब वायरस रेशमस की नसों में ही बह रहा था। अगर कोई भी उसके साथ किसी इंटीमेट एक्ट में आता तो वो इंसान तुरंत इन्फेक्ट होकर मर जाता। मतलब बीटी की मौत डॉग की वजह से नहीं, बल्कि रेशमस की वजह से हुई थी। लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं था। कुछ देर बाद वे कंपनी के पास पहुंच जाते हैं, जहां हंटर सिर्फ रेशमस और सिमोन को बिल्डिंग के अंदर जाने देता है और बाकी सबको पास के बंकर में भेज देता है। बंकर में जाते ही लियो को जमीन पर जॉन की जैकेट दिखती है। जॉन वही साथ में चलने वाला बंदा जिसे पिछली बार हंटर्स पकड़कर ले गए थे। असल में वो मरा नहीं था, बस थोड़ा कमजोर पड़ गया था, इसलिए उसे बंकर में ही जिंदा रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद बाकी सबके लिए अच्छा खाना और एक वेलकम ड्रिंक भी लाया गया। पहले तो कोई भी उसे पीने से डर रहा था, इसलिए वहां काम करने वाली वर्कर ने खुद उसे पीकर दिखाया और फिर धीरे धीरे सबने वो ड्रिंक पी ली। उधर दूसरी तरफ रेशमस और सिमोन कंपनी के अंदर पहुंचते हैं। वहां सामने एक आदमी आता है और उसे देखकर सिमोन का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद फेडरिक था। सिमोन के मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। फेडरिक भी उसे देखकर खुश था, जैसे किसी अपने को सदियों बाद देखा हो। लेकिन दोनों ठीक से बात कर पाते उससे पहले ही रेशमस अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। मेडिकल टीम उसे उठाकर तुरंत मेडिकल रूम की ओर ले जाती है। सिमोन की हालत खराब थी, डर, गुस्सा और हजारों सवाल। फेडरिक बाद में थोड़ी देर वापस आता है और सिमोन को थैंक यू बोलता है कि उसने रेशमस का इतना अच्छा साथ दिया। लेकिन सिमोन का सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम इतने टाइम तक हमारे पास क्यों नहीं आए। फेडरिक सब बताना चाहता था, पर वहां हर जगह सीसीटीवी लगे हुए थे, इसलिए वो सिमोन को जल्दी से बिल्डिंग के बाहर ले आता है और फिर असली सच्चाई बताता है। रेशमस पहले इंसान थे जो गलती से उसके वायरस की चपेट में आ गए थे, लेकिन फेडरिक ने किसी तरह उसे ठीक कर दिया। रेशमस के अंदर एंटीबॉडीज बन रही थी जो उसकी बोन मैरो से बन रही थी। अगर बोन मैरो निकालते रेशमस की डेथ हो सकती थी, इसीलिए फेडरिक इतने साल उनके पास नहीं आया। कंपनी के बॉस के दबाव में वो एक बार बंकर में भी आया था, पर उसने बाहर दुनिया को यही दिखाया कि रेशमस और सिमोन मर चुके हैं। उसने बंकर का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था ताकि वे लोग हमेशा सुरक्षित रहें और कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। इसलिए आज भी वो सिमोन को कहता है कि रेशमस को यहां से तुरंत ले जाओ, कंपनी उसे मार देगी, क्योंकि वो रेशमस को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नॉर्मल लोगों पर एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए कर रहा था कि शायद कोई और इंसान एंटीबॉडीज बना दे और रेशमस की जान बच जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इसी बीच जब वो मेडिकल रूम में जाता है, वो डॉक्टर जो रेशमस के सलाइवा ले रही थी अचानक खांसती है और वहीं मर जाती है। फेडरिक के होश उड़ जाते हैं। वो खुद सलाइवा टेस्ट करता है और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। रेशमस अब वायरस से संक्रमित नहीं था, बल्कि उसकी वजह से हर तरफ वायरस फैल सकता था। वो एक चलता फिरता वायरस बम बन चुका था। उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान संक्रमित हो सकता था। फेडरिक तुरंत अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। लेकिन बॉस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ रेशमस का बोन मैरो चाहिए था, चाहे वो जिंदा रहे या मरे। उधर सिमोन अब रेशमस को लेकर भागने की कोशिश करती है। बाकी सबको भी वो इन्फॉर्म कर देती है। सब गार्डन में निकल रहे थे, तभी फेडरिक बेसमेंट के गेट पर पहुंचता है और रेशमस को रोकने की कोशिश करता है। मार्टिन उसकी मदद करता है, पर फेडरिक उसके पैर में गोली मार देता है। फेडरिक अब रेशमस को भी शूट करने वाला था कि तभी सिमोन उसे जोर से धक्का देती है। इसी बीच पैट्रिक कार लेकर आ जाता है और वे सब मिलकर क्वारंटीन वॉल की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते ही हंटर्स का लीडर सामने आ जाता है, लेकिन वो दुश्मन नहीं था, वो उनकी मदद करने आया था। वो उन्हें समझाता है कि वेलकम ड्रिंक में चिप मिलाई गई है, अगर वे वॉल पार करेंगे तो वे सब वहीं मर जाएंगे। क्योंकि केवल सिमोन और रेशमस ने वो ड्रिंक नहीं पी थी, इसलिए वे दोनों बच सकते थे।
मार्टिन कहता है कि तुम दोनों चलो, हम यहीं रहेंगे। लेकिन सिमोन उसे किस करती है और डिसाइड करती है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूंगी। सब वापस क्वारंटीन जोन में लौट जाते हैं। हंटर्स भी फायर ना करने का आदेश दे देते हैं। उधर कंपनी का बॉस अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा होता है और बताता है कि उसकी टेक कंपनी ने इस वायरस वाली बारिश को खुद करवाया ताकि पूरे शहर पर कंट्रोल मिल सके। वो उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मना रहा था कि कैसे इस वायरस को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाकर वे अरबों कमा सकते हैं। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कॉल किसका था? क्या क्लाइंट्स इन्वेस्ट करेंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर लिखना। और इसी के साथ रेन वायरस थर्ड की ये कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर इस वीडियो पर 9 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम इसका अगला पार्ट जरूर लाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।